वैशाली ने युवराज से बात करने के बाद जैसे ही फोन रखा, खुशी ने कहा, कैसे हैं हमारे जीजू? ये सुनकर वैशाली अचानक ही उदास होकर बोली, वो झूठ बोलते हैं और कुछ है जो हमसे छिपा रही हैं। वैशाली खोई हुई आवाज में बोली, वो ठीक है लेकिन कुछ है। खुशी ने कंफ्यूज होकर कहा, मतलब? वैशाली दर्द भरी आवाज में बोली, मतलब उनकी आंखों में एक दर्द का सैलाब दिखता है जो हमें महसूस होता है। ये सुनकर खुशी ने कहा, तो उस दर्द को कम कर दे जो दिखता है तुझे। वैशाली बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैशाली ने शौर्य को गोद में उठाया तो शौर्य ने अपना सिर वैशाली के सीने पर रख दिया। वैशाली अब उसे अच्छे से संभाल रही थी ताकि वो गिर न जाए। बाथटब में गर्म पानी भरकर वैशाली ने अपने हाथ छूकर एक जांच कर फिर शौर्य के कपड़े उतारे तो शौर्य के गाल लाल हो गए। ये देख वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मेरा बेबी अपनी मम्मा से शर्मा रहा है। शौर्य ने क्यूट सा फेस बनाकर अपना चेहरा वैशाली की गर्दन में छिपा लिया तो वैशाली प्यार से बोली, बेबी, पहले मम्मा आपको नहलाएगी फिर प्यार करेगी। ये कहकर वैशाली ने शौर्य को बाथटब में बिठा दिया। पानी देखकर शौर्य खिलखिलाकर पानी से खेलने लगा। वैशाली ने शौर्य को अच्छे से नहलाया। फिर एक मुलायम कपड़ा लेकर वैशाली ने शौर्य के शरीर को अच्छे से पोंछकर कहा, अब मेरा बेबी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएगा। फिर क्यूट सा ड्रेस पहनाने से पहले उसे डायपर पहनाकर वैशाली ने कहा, अब आप रेडी हो गए। ये कहकर उसने शौर्य की गाल को चूम लिया। तभी शौर्य रोने लगा और उसने अपना चेहरा वैशाली के सीने में छिपा लिया तो वैशाली उसकी बात समझकर बोली, ओह, बेबी का टमी खाली है, चलो मम्मा अभी भर देती हैं। वैशाली शौर्य को लेकर बाथरूम से बाहर आई। दूध की बोतल उसके मुंह में लगाकर सिर पर थपकी देने लगी। शौर्य की आंखें अब नींद से भारी हो गई थीं। ये देखकर वैशाली मुस्कुरा दी। शौर्य सो गया तो वैशाली ने उसे बेड पर लेटाकर उसके चारों तरफ पिलो लगा दिए और अपने दुपट्टे को ठीक करके रूम से बाहर आ गई। तभी सुमित्रा ने कहा, वैशाली, तुम शौर्य के पास ही रहो, नहीं तो बच्चे अकेले में डर जाते हैं। तभी नीलेश जी वैशाली से बोले, बेटा, शाम को पंडित जी ने बुलाया है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। वैशाली ने जवाब दिया, ठीक है बाबूजी, हम चले जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि शौर्य को भी अपने साथ लेकर जाएं, वहाँ नारियल चढ़ा देंगे। नीलेश जी ने सहमति जताते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। इधर पुलिस स्टेशन में आकाश अंदर आया तो उससे देखते ही सारे कर्मचारियों ने आदर से सैल्यूट किया। तभी आकाश ने अपने कैबिन में जाते हुए कहा, विकास, मर्डर केस फाइल आओ। विकास, मर्डर केस फाइल आओ। तांबे। तांबे वही कांस्टेबल था जो किंग के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। आकाश अपनी चेयर पर बैठकर फाइल पर कंसंट्रेशन लगा रहा था। तब कांस्टेबल तांबे ने पूछा, सर, फिर आगे क्या हुआ था? आकाश ने फाइल से सिर उठाकर उस पर तिरछी नजर डालकर कहा, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है? कांस्टेबल मुस्कुराते हुए बोला, क्या सर जी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तो आगे जानने के लिए रात भर सोया ही नहीं। पहली बार किसी बात ने मुझे सोने नहीं दिया था। मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी खतरनाक जगह भी होती है जहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए। आकाश ने कहा, अगर तुम सुनना चाहते हो आगे क्या हुआ तो उससे पहले जाकर मेरे लिए कप चाय लेकर आओ। कांस्टेबल तांबे ये सुनते ही तुरंत वहाँ से गया। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल तांबे चाय लाकर बोला, ये लीजिए सर जी, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली फर्स्ट क्लास चाय आपके लिए। आकाश चाय पीते हुए बोला, नाइस, बैठ जाओ। हाँ, तो मैं कहा था? तांबे ने कहा, सर, वो युवराज जी ने उस आदमी की हेल्प की वहां पर। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग काफी तेज है तुम्हारा। खैर, आगे हुआ ये कि युवराज उस दिन से काफी बेचैन रहने लगा था। वो वहां पर एक दूसरे मकसद के लिए भी आया था। कहते कहते आकाश फिर उसी वक्त में खो गया जिन दिनों युवराज का मन बेचैन था। इसी बीच ऋषभ ने युवराज को बेचैन देखकर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? और वो लड़का, क्या नाम है उसका? फिर अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हुए बोला, हाँ, याद आया, भैरव। हाँ, तो वो भी तुम्हारे साथ रहता है? तुम दोनों किस लिए इस नर्क जैसी जगह में आए हो? युवराज ने तिरछी नजर से उसे देखकर हाथ मोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्यों जानना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऋषभ ने सैड होकर कहा, सच बोलूं तो मैं यहाँ अपने मकसद के लिए आया हूँ।
मैं इस नर्क जैसी दुनिया से जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कोई खुफिया रास्ता बता सकते हो जहाँ से मैं यहाँ से आजाद होकर अच्छी लाइफ जी सकूं? मेरे पेरेंट्स ने चंद पैसों के लिए मुझे यहाँ बेच दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? यहाँ से जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। युवराज को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो ऋषभ को एक ऑफर देते हुए बोला, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। ऋषभ ने एक्साइटेड होकर पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? युवराज ने कहा, 3 शर्तें हैं। पहली ये कि मेरे गैंग में शामिल हो रहे हो तो मेरी सारी बातें माननी होंगी। दूसरी, मैं जो भी करूं उसमें टांग नहीं अड़ाओगे। और तीसरी, मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तुम ज्यादा बातचीत नहीं करोगे। ये सुनकर ऋषभ तुरंत बोला, ठीक है, मैं ये तीनों शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। हालांकि तीसरी वाली शर्त का मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना है। इतना कहकर ऋषभ युवराज के सामने आया और इमोशनल होकर उसके गले लगकर बोला, मुझे अपनों की जरूरत है। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? युवराज ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। फिर युवराज ने पूछा, यहाँ पर टोटल कितने गार्ड्स हैं? ऋषभ ने जवाब दिया, यहाँ पर 500 से ज्यादा गार्ड्स निगरानी करते हैं और सभी लोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऋषभ ने चारों तरफ तिरछी नजर डालकर बोला, ठीक है, तो मेरा प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अब तुम ज्वाइन हो गए हो तो तुम्हें सतर्क रहना होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी ऋषभ उसे जाते हुए देखकर बोला, इंटरेस्टिंग तो है ये बंदा। इधर भैरव ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारे प्लान में किसी और को भी शामिल कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था? युवराज गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो मेरे डिसीजंस में उंगली डालने वाले? दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो। ये मत भूलो कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। भैरव लड़खड़ाती जुबान में बोला, मैं तो बस पूछ रहा था यार, तू क्यों इतना भड़क रहा है? युवराज ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम फालतू में मेरा दिमाग खा रहे हो। एक इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा तो तुम लेकर नहीं आए। यहाँ पर कितने गार्ड्स है ये बात मुझे अभी ऋषभ ने बताई है। भैरव ने कुछ नहीं कहा, गुस्से में उठकर वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में कुछ तो चल रहा था। तभी वो पलटकर युवराज को तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया युवराज। अगले दिन युवराज ऋषभ के साथ कुछ बात कर रहा था। दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तभी राका राउंड के लिए आया तो उन्हें धीरे काम करते हुए देखकर बोला, बाप का घर है क्या? कामचोर कहीं के, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये सब कहते हुए वो युवराज के बेहद करीब आ गया। तभी युवराज ने अपने गुस्से को दबाने के लिए मुट्ठी कस ली। आज तक उससे ऐसी टोन में बात करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी। ऋषभ उसके गुस्से को भांप गया। बात आगे ना बढ़े इसलिए उसने आगे आकर कहा, सर जी हम जल्दी कर देंगे। राको को उसका बीच में बोलना पसंद नहीं आया। उसने ऋषभ की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से सटाते हुए घर जा। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? अब युवराज अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने राका की गर्दन पकड़कर झटके से उसे ऊपर उठा दिया। अब सभी कर्मचारी हैरानी से उसे देखने लगे। तभी ऋषभ ने तेज आवाज में युवराज के पास आकर कहा, छोड़ दे युवी। युवराज आपा खोते हुए बोला, इसने तुझे हाथ कैसे लगाया? तभी राका की गार्ड्स आ गए और युवराज को राका से दूर हटाने लगे। लेकिन युवराज ने अपनी पूरी ताकत से राका को दबोच रखा था, जिससे राका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और युवराज उस पर वार कर रहा था। तभी ऋषभ ने युवराज के कान में कुछ कहा, जिससे युवराज शांत हो गया और उसने राका की गर्दन छोड़ दी। राका जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा और उसने युवराज को ललकारते हुए गुस्से में कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। युवराज ने कहा, जो करना है कर ले, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। राका उसके गुस्से को देखकर डर गया, इसीलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। अब सभी लोग युवराज को ऐसे देख रहे थे जैसे उनका मसीहा आ गया हो। युवराज ने एक नजर सबकी ओर डाली और फिर अपनी शर्ट झटकते हुए बोला, अपना अपना काम करो। ऋषभ उसे पानी की बोतल लाकर देते हुए बोला, इतने गुस्से में क्यों है तू? युवराज ने कहा, तूने मुझे अपना दोस्त माना है और दोस्त को मुसीबत में देखना कायरता होती है। दोस्ती की है तो मरते दम तक निभाऊंगा। ये देखकर वो पानी पीने लगा।
ऋषभ उसे बिना एक्सप्रेशंस के देख रहा था। तब युवराज उसकी ओर देखे बगैर बोला, क्या देख रहा है? ऋषभ ने कहा, यही देख रहा हूं कि तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। अपनों से तो मेरा भरोसा कब का उठ गया था, लेकिन तेरे आने से एक उम्मीद जागी है। युवराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भरोसा करना सीख ले, क्योंकि अपनों का साथ अच्छा लगता है। ये कहकर वो अपना काम करने लग गया। उधर राका ने ये बात वेद को बता दी थी। आग की लपटों की तरह ये बात चारों तरफ फैल गई थी, इसीलिए सभी घबरा गए थे। अब वेद क्या करेगा? युवराज ने उसके राइट हैंड पर वार किया था। क्या इस बात को वेद यूं ही जाने देगा? क्या होगा युवराज के इस हरकत का अंजाम? जानने के लिए सुनिए